आज हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय मैनेजमेंट और चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मेनली इस टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे तो हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो वो फेस करते हैं। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मैनेजर्स को ये चेंजेस के साथ अडेप्ट करना पड़ता है, अलग अलग तरह के लोगों से डील करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में चेंज आते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और वर्कफोर्स मैनेजमेंट। इन सभी चीजों को हैंडल करना पड़ता है एक मैनेजर को। सो इन अ वे वी कैन से चैलेंजेस एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्सपर्ट जो मैनेजमेंट को फेस करना पड़ता है। आज के टाइम में कंपनीज क्या हुई, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं। अगर मैनेजर्स चैलेंजेस को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और परफॉर्मेंस दोनों ही इफेक्ट हो सकते हैं। एम्प्लॉयज के लिए अगर एक कंपनी टेक्नोलॉजी को चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करती तो कंपनीज उससे इजीली आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह अगर मैनेजर एम्प्लॉय की नीड्स और कल्चरल डाइवर्सिटी को इग्नोर करते हैं तो वर्कप्लेस कन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे मेजर फोर्सेस हम कहेंगे जो आज की ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें मेनली है सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इतनी तेजी से बदल रही है, वर्क और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बदल रहे हैं। इन सारे फैक्टर्स की हम बात करने वाले हैं। तो ये जैसा मैंने कहा, चार मेजर फोर्सेस हैं जो मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पूरी तरह से बदल रहे हैं, एक डिसरप्शन जिसको हम कहते हैं, डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं। आज के मैनेजर्स को इन सभी फोर्सेस को समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, एम्प्लॉयज को प्रॉपरली संभालने के लिए, कन्फ्लिक्ट्स, चेंज और जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एस्पेक्ट हैं उनको डील करने के लिए। तो पहला फैक्टर है सॉरी, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इसमें क्या आता है, सोसाइटी का इम्पैक्ट। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से अलग नहीं होती, सोसाइटी का ही एक पार्ट होती है। इसलिए सोशल और कल्चरल चेंजेस जो वर्क प्लेस पे, जो सोसाइटी में आते हैं, वो वर्क प्लेस पे भी इफेक्ट करते हैं। और ये सोशल और कल्चरल चेंजेस कैसे, सारे कल्चर मिंगल हो रहे हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कल्चर को इफेक्ट कर रहे हैं। और उसकी वजह से सोसाइटी में इन ऑल कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इन चीजों पर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज भी डिफरेंट कल्चर के हैं, जेंडर्स, बैकग्राउंड्स, एज, ये सारे लोग एक साथ काम करने आ रहे हैं, तो कल्चर को इफेक्ट कर रहे हैं। अब मैनेजर को ये इंश्योर करना पड़ता है कि सभी एम्प्लॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी के कल्चर को आप हर्ट ना करें, जनरेशनल जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ग्लोबल एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो बहुत कॉमन टर्म है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पर मेन हम जो फोकस करेंगे वो ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंपनीज में डिफरेंसेस आ रहे हैं या चेंजेस आ रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, केवल लोकल मार्केट या एक कंट्री तक ही लिमिटेड थी। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारा मार्केट पूरा वर्ल्ड हो गया है। अब जब हम पूरे वर्ल्ड के साथ डील कर रहे हैं तो कंपनीज को उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट, सर्विसेज, सारी चीजों को डील करना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे एक इंडियन कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जा रही है तो इंटरनेशनल कंपनी भी तो इंडियन मार्केट में आ रही है, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज, उनके कॉस्ट, उनके प्राइसिंग, सारी चीजों को मैनेज करना है। अलग अलग कल्चर्स को मैनेज करना है, अलग अलग लॉज को समझना है और मैनेज करना है। तो इस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को मैनेज करना भी एक चैलेंज बन जाता है।
एंड नेक्स्ट इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट एरा इज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप आंख बंद करते हो, सुबह उठते हो, टेक्नोलॉजी चेंज, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीकों को भी कंप्लीटली चेंज कर रही है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल, यूट्यूब एजुकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें एम्प्लॉयज को फास्टर कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम लोग जूम मीटिंग करके, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मीटिंग करके, या ऐसे ही किसी और प्लेटफॉर्म पर मीटिंग करके चीजें डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजों पे काम कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। साथ ही साथ मशीनरीज, द वे ऑफ वर्किंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। नेक्स्ट जो फोर्स है वो है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। अब जब वर्क प्लेस चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप भी चेंज हो रहे हैं। कोई मतलब किसी भी दिन हमें ले ऑफ्स की, डाउन साइजिंग की, इस तरह की न्यूज मिलती रहती है। आज इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। प्लस पार्ट टाइम वर्कर्स, फ्रीलांसर्स, रिमोट एम्प्लॉयज, इन सब को भी हायर कर रही हैं कंपनीज। एम्प्लॉयज रिमोटली काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स से मदद ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सारे वर्कफोर्स के रूल्स, रेगुलेशन, काम करने का तरीका सब अलग होता है। इन सबको मैनेज करना चैलेंज ही तो है मैनेजर के लिए। और इन सभी चार फोर्सेस को समझना मॉडर्न मैनेजमेंट के लिए इसेंशियल प्लस चैलेंजिंग, दोनों ही चीजें हैं। तो चेंजिंग सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, जैसा हमने डिस्कस किया कि शिफ्टिंग कल्चरल नॉर्म्स, बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ काम करते हैं, तो उससे लीडरशिप, एथिक्स, इंक्लूजन, ये सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। अब मेजरली क्या सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, इसको समझें। सबसे पहले नेशनल कल्चर। जब एमएनसीज की बात करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करने की बात करते हैं, तो नेशनल कल्चर पे इफेक्ट आता है। जैसे नेशनल कल्चर है क्या, किसी एक कंट्री के वैल्यूज, बिलीफ्स और ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें मिलके कहलाती हैं नेशनल कल्चर। ये एम्प्लॉय के बिहेवियर और वर्क प्लेस इंटेंशंस, इंटरेक्शंस, इन सबको इफेक्ट करती हैं। अब एक कल्चरल डायमेंशन है, हॉफस्टेड कल्चरल डायमेंशन। उसमें क्लियरली वो बताते हैं कि कैसे अलग अलग कंट्रीज अलग अलग कल्चर को प्रमोट करती हैं। जैसे जापान में टीम वर्क और डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहीं अगर आप अमेरिका साइड, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, तो वहां इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जिस भी कंपनी में, जिस भी तरह की कंट्री में आपकी कंपनी काम करेगी, आपको उसके कल्चर के हिसाब से आपके वर्किंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल इथिक्स एंड वेलबींग। इथिक्स का मतलब क्या है, वर्क प्लेस में राइट और रॉन्ग बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स। मैनेजर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन इथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करे। अब इथिकल प्रैक्टिसेस की बात अगर कहें, समथिंग कैन बी इथिकल बट नॉट फेयर, समथिंग इज फेयर बट नॉट इथिकल। सो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। अगर कंपनी एम्प्लॉयज के साथ फेयर ट्रीटमेंट करती है और डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करती है, तो वर्कप्लेस एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा। और वर्कप्लेस वेलबींग, स्पेशली आफ्टर कोविड-19, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कंपनीज एम्प्लॉय की हेल्थ और हैप्पीनेस पर फोकस करने लगी हैं। कंपनसेशन में चेंजेस कर दिए गए हैं। वेलनेस एंड हेल्थ से रिलेटेड चीजें पैकेज में ऐड कर दी गई हैं। वर्कप्लेस में भी कई जगह कई चीजें चेंज की गई हैं। बहुत सारी कंपनीज ने कोविड के बाद वेलनेस सेंटर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। तो ये एक सोशल जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज आ रहा है। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा पहले भी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का ही एक पार्ट है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोसाइटी की तरफ ऑर्गेनाइजेशंस की बनती है। जैसे आपने सुना होगा, रिलायंस ने गांव गोद ले लिया है, जिसकी पूरे डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। स्पोर्ट्स टीम को स्पॉन्सर करते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। कई कंपनीज एनजीओ को हेल्प करते हैं, फिर प्लांटेशन ड्राइव के लिए।
तो ये सारी चीजें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इंडिया में तो सोशल CSR टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कंपनीज पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही हैं। मैनेजर्स को सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पे ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो इनको कंसिडर करके अपने लीडरशिप डिसीजन ले सकें। देन द अदर इज, हमने कहा जनरेशन, अलग अलग जनरेशन सारी एक साथ काम कर रही हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स के काम कर रहे हैं लोग साथ में एक ही छत के अंदर। इनिशियली फीमेल वर्कर्स नहीं हुआ करती थी, अब डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन या थर्ड जेंडर या डिफरेंटली एबल्ड लोगों सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इस वजह से वो सारे लोग ही वर्कफोर्स का पार्ट बन रहे हैं। तो ये है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अलग अलग कल्चर के, जेंडर के, एज ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं, और मैनेजर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस तरह के डाइवर्स वर्कफोर्स को वो कैसे मैनेज करते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले फेयरनेस एंड जस्टिस मैनेजर्स को इंश्योर करना पड़ेगा और पड़ता है कि सभी एम्प्लॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। प्रमोशन के टाइम पे ऐसा ना हो कि फीमेल्स को या मेल्स को, किसी एक कास्ट के लोगों को, या जो मेरा फ्रेंड है जो एक पर्टिकुलर जनरेशन से है, उनको प्रमोशन दे दिया, दूसरों को प्रमोशन नहीं दिया। कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस, किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो डाइवर्सिटी यहाँ पे बेनिफिशियल होती है। कैसे? अलग अलग जनरेशन के लोग होंगे तो वो अलग अलग अपने अपने पर्सपेक्टिव लेके आएंगे, POVs, पॉइंट ऑफ व्यूज। इसके अलावा अगर अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो कल्चर से कुछ आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है। अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, क्रिएटिव थिंकिंग, डिफरेंट एंगल से एक प्रॉब्लम को देखना, सॉर्ट आउट करना, ये एक डाइवर्सिटी के बेनिफिट है। फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस को अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट डाइवर्सिटी डिजाइन करना। कुछ एम्प्लॉइज रिमोट वर्क प्रेफर कर रहे हैं, कुछ को ऑफिस आके काम करना पसंद है, कुछ लोग चाहते हैं कि ओके 2 दिन में ऑफिस आ जाऊं, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए, या मैं रेगुलर ऑफिस आ रहा हूँ लेकिन कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ स्पेशल नीड के लिए मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए। तो ये सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आती हैं, और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैनेजर को सभी एम्प्लॉयज की नीड को बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए डाइवर्सिटी प्रॉपरली मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले कैसे मैनेज करना है, ये एक चैलेंज है। ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ी हैं, चैलेंजेस भी बढ़े हैं। ऑब्वियसली जब मैं अपना प्रोडक्ट मार्केट के किसी भी हिस्से में बेच सकती हूँ तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी और चैलेंजेस दोनों ही चीजें बढ़ गई हैं। अब मैनेजर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इन कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे मैनेज करे। एक कंपनी इंडिया में सक्सेसफुल है, कोई जरूरी नहीं है कि वो वही सेम स्ट्रैटेजी लगा के UK, USA या जापान में भी सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि हर कंट्री के अपने अलग अलग कल्चरल वैल्यूज हैं, लीगल सिस्टम है, इकोनॉमिक कंडीशन है। तो उस तरह से ही स्ट्रैटेजीज को, पॉलिसीज को प्लान करना पड़ता है। जब आप ग्लोबल कंपनी में काम करते हो या ग्लोबल कंपनी को मैनेज करते हो, तो ग्लोबल डिफरेंसेस को समझना। ग्लोबल डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहला रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ जिसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस, वर्क कल्चर, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज एंड बिहेवियर, ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में लेबर लॉ स्ट्रिक्ट होते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया लेबर लॉज थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। तो मैनेजर्स को ये डिफरेंस को समझना
पड़ता है और चीजों को उसी हिसाब से प्लान करना पड़ता है। देन इफ इट्स ए ग्लोबल लर्निंग, इंटरनेशनल ऑपरेशन से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सीखोगे कब? जब आप प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। जैसे अगर एक कंपनी जापान में ऑपरेट करती है, तो वहां कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके, टेक्निक्स को यूज करके इफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, वो आप जापान से सीख सकते हो। और इस तरह से सीख के ग्लोबल ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ग्लोबल अवेयरनेस आज के मैनेजर्स के लिए इसेंशियल स्किल बन चुकी है। फिर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑन डेली बेसिस चीजें बदल रही हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को, नॉलेज कैसे शेयर कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, उस चीज को रेगुलरली अडेप्ट करने की जरूरत महसूस होती है अब मैनेजर्स को। एंट्री लेवल से चीजें कुछ और होती हैं, 4 दिन बाद चीजें कुछ बदल जाती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी को आप एज स्ट्रैटेजिक ड्राइवर यूज कर सकते हो। जब हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक ड्राइवर, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी को प्रमोट करने के लिए आप टेक्नोलॉजी को सपोर्ट में ले सकते हो। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जिससे कि डिसीजंस बेटर हो सके। अगर इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके डिसीजंस उतने अच्छे नहीं होंगे। कस्टमर का डेटा एनालाइज करके किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन की जाए, वो तब ही इफिशिएंट होगा जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कस्टमर्स के से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में या उनके बाइंग पैटर्न्स के बारे में। फिर इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी, इसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। इन मिली सेकेंड्स यू कैन कम्युनिकेट विद एनी पर्सन। इसके अलावा जब कम्युनिकेशन इंक्रीज हो गया, तो उससे फायदा क्या है? कोलैबोरेशन के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन साथ में कोलैबोरेशन कैसे किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, वो एक चैलेंज है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन शेयर तो कर सकते हैं इजीली, लेकिन कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। देन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड लर्निंग ऑल्सो। टेक्नोलॉजी टीम्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए नए आइडियाज डेवलप करने का मौका देती है, हेल्प करती है। इसलिए मैनेजर्स को आईटी को स्ट्रैटेजिकली यूज करके आप नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हो। उन्हीं चीजों को टेस्ट रीटेस्ट करके आप कुछ नई चीजें डेवलप कर सकते हो, नई चीजें बना सकते हो। जहां पर आप नॉलेज को कंटिन्यूसली कैप्चर करोगे, शेयर करोगे और उस नई नॉलेज को अप्लाई करोगे, तो डेफिनेटली यू विल मूव अहेड ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करें शिफ्टिंग वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप की। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दोबारा एक तरह से लिखे जा रहे हैं। यहाँ दोबारा लिखे जाने का मतलब क्या है? चीजें बदल गई हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस भी बदल जाती हैं। अब वो वाली चीजें नहीं रह गई हैं कि एक एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन में एंटर किया है अपनी पढ़ाई के बाद और रिटायर भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से हो जाता है। एम्प्लॉयज के लिए बॉस हमेशा सही होता है, हमेशा बॉस को फॉलो करना है, ये सारी चीजें बदल रही हैं। अब कौन सा एरा है कि नई नॉलेज आती जाए, आप सीखते जाओ। मैं अगर काम कर रहा हूं, तो मेरे पास काम करने की ऑटोनॉमी हो, वर्कफोर्स बहुत रिजिड ना हो, पॉलिसीज बहुत रिजिड ना हो। और इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी की अगर बात करें, तो जेप्टो, ब्लिंकिट, उबर, अपवर्क, ये सारी चीजें क्या है? गिग इकोनॉमी का पार्ट है। तो मैनेजर्स को इस तरह की चीजें मैनेज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अब आज की डेट में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डाउन साइजिंग की। क्यों? कॉस्ट रिड्यूस करना है, इसलिए वर्कफोर्स का साइज रिड्यूस करना है। एआई की वजह से कुछ काम एआई कर देता है, एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन साथ ही में एम्पावरमेंट। अब
एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए वो बार बार अपने मैनेजर के पास दौड़ के जाए। तो कंपनीज एम्प्लॉय को अब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज दे रही हैं, जिससे टीम ज्यादा इफिशिएंट हो सके, ज्यादा अच्छे से काम कर सके। देन कम्स कंटिजेंट वर्कर्स। कंटिजेंट वर्कर्स कौन से हैं? वही जो हम अभी बात कर रहे थे, गिग इकोनॉमी या फ्रीलांसर्स, जो किसी कंपनी स्पेसिफिक के लिए काम नहीं करते हैं। वो हर कंपनी के लिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो टाइम निकालते हैं। या गिग वर्कर, जो परमानेंट रोल्स पे नहीं होते हैं, जितना काम करते हैं उस हिसाब से उनको सैलरी या कंपनसेशन दिया जाता है। तो ये लोग गिग वर्कर्स, कंटिजेंट वर्कर्स, टेम्परेरी वर्कर्स, ये वर्कफोर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, अर्लियर कंपनीज यूज टू प्रोड्यूस एवरीथिंग इन हाउस, लेकिन आज काम को डेलीगेट करके आउटसोर्सिंग होने लगी है। इनफैक्ट रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ऐसी चीजें भी आउटसोर्स हो रही है। न सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि सर्विसेज भी आउटसोर्स हो रही हैं। जैसे आईटी सपोर्ट या कस्टमर सर्विस फंक्शन के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आउटसोर्स कर देते हैं चीजों को। तो ये सारे चैलेंजेस आज की डेट में मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सामने हैं। अगर इनको प्रॉपरली मैनेज किए कर लिया जाए तो यही अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती हैं। तो बेसिक चीजें क्या है कि मॉडर्न मैनेजर्स को मल्टीपल चैलेंजेस हैंडल करने पड़ रहे हैं, उन जिसके लिए उनको कल्चरल इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ेगी। कल्चरल इंटेलिजेंस मतलब अलग अलग कल्चर्स के वैल्यूज को समझना, ग्लोबल पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स मैनेज करना उसको सीखना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें मैनेजर्स प्रॉपरली हैंडल करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकती है। वहीं मिसहैंडलिंग हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो ये चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सामने या मैनेजमेंट के सामने। टू बी ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, one needs to convert these challenges into opportunities. अगर आपको चीजें क्लियर हुई हैं, समझ में आई हैं, तो एक लाइक और इसके अलावा शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।